27 फरवरी 2025 की सारी बड़ी अपडेट के सामने मौजूद है। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे, नीतीश कुमार का बन चुका है एकनाथ शिंदे। बताएंगे किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने दिया इस्तीफा और नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में भाजपा ने घुसा दिए 1 दर्जन से ज्यादा अपने नेता। बताएंगे क्या है पूरा मामला दोस्तों। इधर दिल्ली में कराए गए सर्वे ने भी बिहार की राजनीति में मचा दिया है जोरदार तरीके का हड़कंप और चिराग बाबू के सांसद ने भी नीतीश कुमार को हटाने का कर दिया है खुला ऐलान। दोस्तों बताएंगे कौन बिहार की कमान संभालने वाला है। दोस्तों इसी के साथ में राहुल गांधी ने पूरी कांग्रेस पार्टी वर्किंग कमेटी को पलटने का किया है बड़ा ऐलान। दोस्तों बताएंगे किस तरीके के होने वाले हैं तगड़े बदलाव और कहां पर बुलाई गई है अचानक से बैठक। इसी के साथ में नरेंद्र मोदी के करीबी और साथ में घूमने वाले नेता को सुप्रीम कोर्ट से भ्रष्टाचार के मामले पर लगा है जोरदार तरीके का झटका। बताएंगे कौन से राज्य के अंदर चुनावी राज्य में बीजेपी को 78 नेताओं को एक साथ पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा। एक एक करके चलेंगे सारी बड़ी खबरों की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि नीतीश कुमार बिहार का शिंदे बनकर रहेंगे तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में बिहार मांगे डंके की चोट पर बदलाव लिखकर जरूर बताएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जिसमें बिहार जो भारत की राजनीति का प्रयोगशाला कहा जाता है, सियासी प्रयोगशाला कहा जाता है। दोस्तों एक बार फिर से चुनावी उथल पुथल की तैयारी में है। 2025 के विधानसभा चुनाव में न केवल सत्ता का पासा पलटने का बड़ा मौका है, वहीं पर राज्य के भविष्य की दिशा तय करने के लिए ऐतिहासिक मोड़ भी साबित हो सकता है। नीतीश कुमार के कुशासन के दावे और तेजस्वी यादव के युवा आंदोलन और कांग्रेस पार्टी के संगठन की शक्ति और भाजपा के सांप्रदायिक एजेंडे के खिलाफ यह चुनाव होने वाला है। प्रशांत किशोर भी नए खिलाड़ी के तौर पर उभर रहे हैं। दोस्तों पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन जैसे तैसे चुनाव में जीत पाया। दोस्तों 5-6 सीटों का ही अंतर रहा था और ऐसे में अब असली कुशासन के खिलाफ लड़ाई इस बार होने जा रही है। कारण यह है कि नीतीश कुमार बुरी तरीके से चौतरफा फंसे हुए हैं। दोस्तों तेजस्वी यादव की नेक्स्ट जनरल लीडरशिप की मौजूदगी और पप्पू यादव कन्हैया कुमार को कांग्रेस पार्टी ने आगे करके बिहार के समीकरण में जबरदस्त तरीके के बदलाव कर दिए हैं। जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार नरेंद्र मोदी को बिहार का दौरा करना पड़ा और नरेंद्र मोदी के दौरे के 2 दिनों के बाद अचानक से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने अपने पोस्ट से इस्तीफा दे दिया है। नीतीश कुमार की कैबिनेट को छोड़ने का फैसला ले लिया है। दोस्तों जैसे ही उनका इस्तीफा आया वैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने कम से कम 7 नए मंत्रियों को नीतीश कुमार की कैबिनेट में घुसा दिया। दोस्तों यानी भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार की सरकार के अंदर से ही नीतीश कुमार का तख्ता पलट करने की तैयारी कर रही है। इस तरीके के गंभीर आरोप लग रहे हैं दोस्तों। और इस बीच एलजेपी चिराग पासवान की पार्टी की सांसद समस्तीपुर से चुनाव जीत कर आई अशोक चौधरी की पुत्री संभवी चौधरी की ओर से इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट लगाते हुए नीतीश कुमार की सत्ता परिवर्तन करने और तख्ता पलटने के बड़े संकेत दिए गए हैं। दोस्तों उन्होंने एक पोस्ट लगाया है। इस पोस्ट में कहा जा रहा है कि सरकार गिराने जा रहे हैं बहुत जल्दी और मुख्यमंत्री वो बनेगा जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, यानी जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता अशोक चौधरी को मुख्यमंत्री बताया जा रहा है इस पोस्ट में दोस्तों। और सरकार को पलटने का दावा किया जा रहा है। कुर्मी समाज से आने वाले जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता बिहार सरकार के पूर्व मंत्री अशोक चौधरी सरकार पलटने वाले हैं, इस तरीके का पोस्ट लगाया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि अशोक चौधरी पहले ही नीतीश कुमार के खिलाफ लड़ाई लड़ चुके हैं। उन्होंने 2015 से 20 के बीच में बिहार के शिक्षा मंत्री के तौर पर काम किया। 2020 में जेडीयू ने टिकट नहीं दिया तो इसके बाद वो बीजेपी में चले गए थे। फिर 2023 में जनता दल यूनाइटेड में वापस लौट आए। दोस्तों उनकी राजनीति जातीय समीकरण और विकास के मिश्रण पर आधारित रहती है, लेकिन बीजेपी में चक्कर काट कर आए हैं। और उसके बाद उनके बेटी के द्वारा जो पोस्ट लगाया गया है, जो सांसद भी है एलजेपी की, ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के खिलाफ एक बड़ी साजिश चल रही है दोस्तों। और बिहार में किसी वक्त खबर आ सकती है कि नीतीश कुमार को हटाकर अशोक चौधरी को मुख्यमंत्री बना दिया गया है। आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या चिराग पासवान इसीलिए शांत बैठे हैं कि अंदर खाने सब कुछ सेट किया जा रहा है कि कैसे इनको शिकस्त देनी है? आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर आएगा दोस्तों। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा दिलवाया नीतीश कुमार की कैबिनेट से, वैसे ही शाम होते होते बिहार को लेकर एक बड़ा एग्जिट पोल सामने आ गया दोस्तों, जिसे नीतीश कुमार की सरकार के लिए अंतिम घंटी के तौर पर देखा जाना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सी वोटर ने ताजा सर्वे कराते हुए बिहार के सियासी हवा का रुख पहचानने की कोशिश की। सर्वे के मुताबिक अगर आज चुनाव होते हैं तो आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव को 41% लोग अगला मुख्यमंत्री चाहते हैं और मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मात्र 18% लोगों का सपोर्ट है दोस्तों। और प्रशांत किशोर जिनकी पार्टी जनसुराज पार्टी है उसको 15% के आसपास का सपोर्ट मिल रहा है। बीजेपी के उम्मीदवार सम्राट चौधरी को 8% सपोर्ट मिल रहा है। चिराग पासवान को 4% सपोर्ट मिल रहा है दोस्तों। कुल मिलाकर तेजस्वी यादव यहाँ पर 41% वोट शेयर के साथ सबसे ज्यादा लोगों के बीच पॉपुलर है और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए युवा वर्ग काफी डंके की चोट पर आगे आ रहा है। आपको बता दें कि इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि तेजस्वी यादव मात्र 34 साल के हैं और युवाओं और महिलाओं में उनकी अच्छी खासी पहुंच है दोस्तों। 10 लाख नौकरियों का वादा उन्होंने निभाया था और 18 से 35 वर्षों के उम्र के लोगों के बीच में 58% लोग तेजस्वी यादव को अपना मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। नीतीश कुमार का बुढ़ापा भी उनके लिए एक बड़ा कारण बन रहा है दोस्तों। 72 साल की उम्र वाले नीतीश कुमार को विकास थकान, यानी पूरी तरीके से उनका विकास अब थक चुका है। जातीय समीकरण की राजनीति खत्म हो रही है, ये संकेत मिल गए हैं। बीजेपी जेडीयू गठबंधन को केवल 26% वोटर सही मान रहे हैं और जब इस नंबर को सीटों में कन्वर्ट किया जा रहा है तो कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और लेफ्ट पार्टी मिलकर 130 से 145 सीटें जीतने की स्थिति में है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन 75 से 90 सीटों पर सिमट जाएगा दोस्तों। प्रशांत किशोर इस बार तीसरे मोर्चे के तौर पर 5 से 7% वोट ले सकते हैं, यानी जो वोट नीतीश कुमार को बिना किसी विकल्प के मिला करता था वो वोट प्रशांत किशोर की ओर ट्रांसफर हो सकता है। आपको क्या लगता है लिखकर जरूर बताएगा। अगर आप भी मानते हैं कि त्रिकोणीय मुकाबले में इस बार तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी
बनेगी दोस्तों और कांग्रेस के नेतृत्व में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, तो अपनी राय जरूर लिखा जाएगा। इसी के साथ में आजकल कांग्रेस पार्टी में वो सब हो रहा है दोस्तों जो कभी देखने को नहीं मिला। कारण यह है कि कांग्रेस पार्टी में एक के बाद एक नए बदलाव देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी का हेडक्वार्टर बना, इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने अप्रैल महीने में गुजरात के अंदर एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन करने का फैसला लिया है दोस्तों। अधिवेशन बुलाया गया है जिसमें सीडब्ल्यूसी की पूरी पावर कांग्रेस पार्टी की नेत्री सोनिया गांधी से राहुल गांधी की ओर ट्रांसफर होने वाली है दोस्तों। इस बीच प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश और बिहार को एकदम सीरियस ले रखा है और यही बड़ा कारण है कि पहले कृष्णा अल्लावरू को बिहार की जिम्मेदारी दी गई, जो युवा नेता है, 40 साल के आसपास उनकी उम्र होगी दोस्तों। दूसरी ओर कन्हैया कुमार पप्पू यादव को भी मैदान में उतार दिया गया है। दोनों अपने अपने क्षेत्र में प्रचार में जुट गए हैं। कन्हैया कुमार बीते दिन बेगूसराय पहुंच चुके हैं। पप्पू यादव तो पहले से ही सीमांचल इलाके में मौजूद है और कांग्रेस पार्टी के सबसे मजबूत और सबसे ज्यादा हाई पावर्ड कमेटी जिसे सीडब्ल्यूसी कहा जाता है, उसको इंग्लिश का एक शब्द है दोस्तों ओवरहॉल करना, उस तरीके का कुछ राहुल गांधी करने जा रहे हैं। यानी सारे पुराने नेताओं को या तो मार्गदर्शक मंडल में भेजा जाएगा या फिर उनको केवल छोटे मोटी जिम्मेदारियां दी जाएगी और सारे युवा नेताओं को एंट्री दी जा रही है। आपको बता दें कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का दबदबा सीडब्ल्यूसी में बढ़ता चला जा रहा है। सोनिया गांधी के समय के पुराने नेता धीरे धीरे करके साइडलाइन किए जा रहे हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को सीडब्ल्यूसी में केंद्रीय भूमिका मिल गई है दोस्तों। प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश और हिंदी हार्टलैंड जिसे कहा जाता है, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन क्षेत्रों के अंदर पार्टी का विस्तार करने की जिम्मेदारी मिलने वाली है। सीडब्ल्यूसी में नए चेहरे राहुल गांधी जोड़ने जा रहे हैं। अप्रैल महीने में औपचारिक तौर पर ऐलान कर दिया जाएगा। कन्हैया कुमार, जयराम रमेश, पवन खेड़ा जैसे लोगों को जिम्मेदारी दी जा रही है दोस्तों। और पुराने नेता अखिलेश प्रताप सिंह जैसे नेता जिनका जनता में कोई जनाधार नहीं है, केवल अपना नाम बनाकर राजनीति कर रहे हैं, उन सभी को बाहर का रास्ता दिखाने और उन्हें हटाकर नए लोगों को जोड़ने की तैयारी चल रही है। यही बड़ा कारण है कि अगर आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी ने जो हाल फिलहाल में प्रभारी बनाए हैं दोस्तों, इसमें ज्यादातर ऐसे प्रभारी हैं जो राहुल गांधी के करीबी हैं या फिर ऐसे नेता हैं जो दिन रात सड़क पर संघर्ष करने के लिए तैयार रहते हैं। सोनिया गांधी जी को सलाहकार बनाया जा सकता है दोस्तों। संगठन में युवा वर्सेस अनुभवी का एक समीकरण साधने की कोशिश की जाएगी। जमीन से जुड़े युवाओं को आगे बढ़ाया जाएगा और बीजेपी के मुकाबले उनमें संगठनात्मक अनुभव की कमी की चुनौती को भी दूर करने के लिए अनुभव को भी साथ में रखा जाएगा। प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश और बिहार में ओबीसी और यादव वोट बैंक को साथ में रखने के लिए तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव के साथ गठबंधन की रणनीति बनाने के लिए समझौता करने के लिए आगे किया जा रहा है। आंतरिक विवाद के कारण हो सकता है कि सीडब्ल्यूसी में कुछ ऐसे नेता है जो पार्टी से नाराज हो जाएंगे कि उनको मौका नहीं दिया जा रहा, जिनकी उम्र काफी ज्यादा हो गई है, तो कांग्रेस पार्टी वो भी विरोध झेलने के लिए तैयार है। और दोस्तों ये भी खबर है कि केसी वेणुगोपाल को महासचिव के पद से हटाकर सचिन पायलट को आगे किया जाएगा और केसी वेणुगोपाल को वापस केरल भेजा जाएगा और वहां का अध्यक्ष बनाकर केरल में 2026 का चुनाव जिताने की जिम्मेदारी दी जाने वाली है। अगर आप भी मानते हैं कि जितने वरिष्ठ नेता उनको प्रूव करने के लिए उनके इलाके में भेजने की जरूरत है ताकि ये पता चल सके कि वाकई ये बड़े नेता है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। इसी के साथ में कांग्रेस पार्टी का गढ़ कहे जाने वाले बेगूसराय में कन्हैया कुमार ने आरजेडी कांग्रेस पार्टी की शर्त नहीं मानेगी तो फिर कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, ये बड़ा दावा किया दोस्तों। कन्हैया कुमार कहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल सम्मान के साथ शर्तें मान जाएगी तो कांग्रेस पार्टी और आरजेडी का गठबंधन होगा, वरना 243 सीटों पर कांग्रेस पार्टी लड़ने को तैयार है। यानी राष्ट्रीय जनता दल पर दबाव बनाने के लिए बयान दिया गया है दोस्तों। पप्पू यादव इसी तरीके का बयान देकर कांग्रेस पार्टी के संगठन को मजबूत करते हुए ये कोशिश कर रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस पार्टी को कमजोर ना समझे और गठबंधन एकदम फेयर तरीके से होना चाहिए। आपकी क्या राय है लिखकर बताएगा। साथ साथ दोस्तों मोदी के साथ घूमने वाले केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी को उस वक्त झटका लगा जो सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले को रद्द करने से इंकार कर दिया दोस्तों। केंद्रीय भारी उद्योग और इस्पात मंत्री और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी को झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले को रद्द करने से इंकार करते हुए 2 एकड़ 24 गुटा जमीन को डी नोटिफिकेशन के आदेश के बाद भ्रष्टाचार का मामला खुला था दोस्तों। कुल मिलाकर 4 करोड़ के आसपास हेर फेर करने का यह पूरा मामला है। आपकी क्या राय है? क्या भाजपा के मंत्री के खिलाफ कार्रवाई के आदेश जो कोर्ट के द्वारा दिए गए हैं और याचिका को खारिज कर दिया गया है, क्या आप मानते हैं कि यह संकेत है कि मोदी सरकार के मंत्री को आने वाले दिनों के अंदर जोरदार झटका लगने वाला हो सकता है कि अगर विपक्ष में चले गए होते, बीजेपी सरकार छोड़कर चले गए होते तो ईडी ने अब तक छापेमारी कर दी होती, लेकिन इसीलिए मोदी के साथ में है कि कोई छापेमारी ना हो। लेकिन कर्नाटक में उनकी पार्टी तो धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी में विलय होती चली जा रही है। वहीं पर हरियाणा निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान 2 मार्च को होगा दोस्तों। इससे पहले बीजेपी ने बागी नेताओं पर नकेल कस दिया। 78 बीजेपी के कार्यकर्ताओं को 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। यानी भारतीय जनता पार्टी के अंदर आपसी कलेश का ये पूरा मामला है हरियाणा से जुड़ा हुआ। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी के अंदर गुटबाजी नहीं है दोस्तों, बहुत ज्यादा गुटबाजी है, लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी जैसे तैसे इनको मैनेज कर लेती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी कुछ नेताओं की कमजोरी के कारण हरियाणा में गुटबाजी में बटी भारतीय जनता पार्टी के सामने भी हार गई। ऐसे नेताओं के खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होगी कांग्रेस पार्टी के लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। देखते हैं राहुल गांधी जैसे ही सीडब्ल्यूसी की जिम्मेदारी संभालेंगे तो किस तरह कार्रवाई करेंगे दोस्तों। वहीं पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के लिए अपने घर में ही सबसे बड़ी चुनौती खड़ी हो रही है दोस्तों। चिराग पासवान को लग रहा था कि उनके पास क्योंकि उनके पिता रामविलास पासवान का नाम है तो सारे वोट उनको मिल जाएंगे। हालांकि पूरे बिहार में उनको मात्र 6% वोट शेयर मिलता है दोस्तों और लोकसभा चुनाव में उनका वोट शेयर 1% और नीचे चला गया था। तो इससे पता चल रहा है कि धीरे धीरे करके लोग एलजेपी से भी शिफ्ट हो रहे हैं और चिराग पासवान एक पार्ट टाइमर बन चुके हैं दोस्तों। पार्ट टाइम राजनीति करते हैं, इसीलिए उनके चचेरे भाई पशुपति पारस के बेटे ने जिम्मेदारी संभाली है। प्रिंस राज बिहार का चक्कर लगा रहे हैं दोस्तों। बिहार में ज्यादा से ज्यादा वोट इकट्ठा कर रहे हैं। प्रिंस राज की जनसभाओं में दलित युवाओं का जोरदार तरीके का जन सैलाब देखने को मिल रहा है। इसके बाद कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी और आरजेडी जो गठबंधन बनाएगी उसमें जरूर इनको भी शामिल किया जाएगा, पशुपति पारस को भी शामिल किया जाएगा जो
चिराग पासवान के वोट बैंक में सेंधमारी करने वाले हैं दोस्तों। जो धरातल पर मेहनत करेगा जनता उसी के साथ में जाएगी और चिराग पासवान एक अलग ही दुनिया में जी रहे हैं, तो अब उनके वोट शेयर को शिफ्ट करने का टाइम आ चुका है। वैसे भी चिराग पासवान के जो वोटर है वो नीतीश कुमार के साथ जाना पसंद नहीं करते, ये खुद चिराग पासवान ने बता दिया था। तो ऐसे में नीतीश कुमार के सामने जो विकल्प तैयार होगा महागठबंधन का, जिसमें शिवपति पारस भी मौजूद रहेंगे, तो सारे वोट उधर ही शिफ्ट होने वाले दोस्तों। भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक ने बड़ा ऐलान करते बताया है कि मंडल के 6 जिलों के समस्याओं का समाधान न होने के कारण किसान मंडल आयुक्त कार्यालय का घेराव करेंगे। भारतीय किसान यूनियन के तहसील अध्यक्ष राम नरेश गौड़ ने बताया है कि कार्यक्रम 27 फरवरी 2025 आज का है। महाराजगंज और रायबरेली के किसानों से आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए कहा गया है दोस्तों। ये सारे के सारे किसान आयुक्त कार्यालय का घेराव करेंगे। बछरावा से होने वाली है यात्रा आरंभ। राजस्थान हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार चल रही है, जिससे खुश होकर 100 के आसपास भाजपा के नेताओं ने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। सबने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अच्छा विकास कर रही है और इसी विकास से प्रभावित होकर वो कांग्रेस पार्टी का रुख कर रहे हैं। बीजेपी छोड़कर सासा पंजाब हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर 93 दिनों से अनशन पर बैठे जगजीत सिंह डल्लेवाल की तबियत खराब हो गई दोस्तों। उनको 103 डिग्री के आसपास बुखार भी हो गया है। डॉक्टर की टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है। आपको बता दें कि सरकार और किसानों के बीच में 2 दौर की बातचीत अभी इस साल हो चुकी है और अब मार्च के महीने में अगली बैठक होने वाली है दोस्तों। वहीं पर केजरीवाल पंजाब से राज्यसभा नहीं जाएंगे। सोमनाथ भारती बोले, कहा उन पर आम आदमी पार्टी के विस्तार की बड़ी जिम्मेदारी है। दरअसल दोस्तों आम आदमी पार्टी ने अपने राज्यसभा के सांसद संजीव अरोड़ा को लुधियाना पश्चिम विधानसभा उपचुनाव लड़ने के लिए भेजा, तो फिर अरविंद केजरीवाल राज्यसभा जाएंगे, इस तरीके के संकेत मिलने लगे हैं दोस्तों। हालांकि उनकी पार्टी के लोग तो मना कर रहे हैं, लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल राज्यसभा नहीं जा रहे तो किसी राज्यसभा के सांसद को चुनाव नहीं लड़ा रहे होते आम आदमी पार्टी के लोग। सबको पता है कि चुनाव के नतीजे का इंतजार किया जा रहा है। उसके बाद अरविंद केजरीवाल राज्यसभा जाएंगे पंजाब से डंके की चोट पर। हालांकि आम आदमी पार्टी के लोग मना करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। साथ साथ दोस्तों दिल्ली की महिलाएं 2500 रुपए महीने का इंतजार कर रही है, लेकिन दिल्ली की महिलाओं के वादे पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जिसे महिला मुख्यमंत्री बनाया रेखा गुप्ता को, वो विधानसभा में जमकर नींद ले रही है दोस्तों, आराम से सो रही है। लोग इनसे उम्मीद करके बैठे थे, उन लोगों को अब उम्मीद करके ही अगले 5 साल तक बैठना पड़ेगा, क्योंकि सरकार तो सो रही है, तो उनका विकास कौन करेगा, वादा कौन पूरा करेगा। साथ साथ दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश इन्वेस्टमेंट समिट करवाया, जिसमें दावा किया गया कि कई लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट के एमओयू साइन कर दिए गए हैं। हालांकि दोस्तों 4 लाख करोड़ के एमओयू तो उत्तर प्रदेश में भी साइन हो गए थे, लेकिन पैसे कितने धरातल पर आए तो कुछ 1000 रुपए लोगों ने इन्वेस्ट किए थे और लाखों करोड़ का दावा किया गया था। दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के अंदर इस इन्वेस्टमेंट समिट का ढोल पीट रही है भारतीय जनता पार्टी। उसे लेकर केरल कांग्रेस ने लोगों को चेताया है। लोगों को कहा है कि 2017 में वाइब्रेंट गुजरात नाम का एक समिट हुआ था, मोदी ने करवाया था। 450 स्कूल के टीचर्स से कहा गया था कि आप लोग एक ड्रेस पहनकर आइए, सूट पैंट पहनकर आइए और टाई लगाकर आइए, ऐसा लगना चाहिए कि आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ हो। उसके बाद दोस्तों बीजेपी ने दावा किया कि कई करोड़ का वाइब्रेंट गुजरात समिट में इन्वेस्टमेंट आ गया है। लोगों को मूर्ख बनाया गया दोस्तों, यानी स्कूल के टीचर्स को कपड़े पहनाकर बिठा दिया गया था सीईओ बताकर। इस तरीके की रिपोर्ट सामने आने के बाद केरल कांग्रेस के लोगों ने कहा कि मध्य प्रदेश में भी जरा देखना कहीं गुजरात का मॉडल रिपीट ना किया जा रहा हो। साथ साथ दोस्तों कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कुंभ जाना चाहते थे, ये सबको पता है, लेकिन सबसे पहले कुंभ में भगदड़ हो जाती है, उसके बाद भी प्लान आगे दिनों के लिए बनाया जाता है। उसके बाद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ हो जाती है, कई लोगों की जान चली जाती है, तो नेताओं ने फिर फैसला लिया कि वो नहीं जाएंगे क्योंकि लोगों को इससे दिक्कतें होंगी। इसके बाद समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक और प्रवक्ता आईपी सिंह कहने लगे कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी ने साबित कर दिया है कि वे सनातन धर्म परंपरा और संस्कृति का घोर विरोध करते हैं। यानी समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह नए हिंदुत्ववादी नेता बने हैं दोस्तों। राहुल गांधी प्रियंका गांधी को हिंदू विरोधी बता रहे हैं। इसी से आप समझ सकते हैं कि बीजेपी से लड़ने के लिए क्यों विपक्ष के लोगों को इतनी मशक्कत करनी पड़ती है दोस्तों। समाजवादी पार्टी जिसने लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के साथ मिलकर शिकस्त दी थी, उसके नेता ऐसे हैं जो हिंदुत्व का ठेका लेकर घूम रहे हैं। ऐसे कई लोग हैं जो समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और ऐसे विपक्ष के अन्य पार्टियों में है जो भारतीय जनता पार्टी की बोली बोलते हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी की विचारधारा को मानते हैं दोस्तों। इस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता के द्वारा राहुल गांधी को हिंदू होने और नहीं होने का सर्टिफिकेट देने पर आप क्या कहना चाहेंगे? आईपी सिंह के बारे में 2 शब्द जरूर लिखिएगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी जो अपने आप को सेकुलर पार्टी बताती है और भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता वाला व्यक्ति उनकी पार्टी में तो कोई कार्रवाई जरूर की जानी चाहिए। साथ साथ केंद्र सरकार अगले 4 साल में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों से 20% के आसपास की हिस्सेदारी बेचने की तैयारी चल रही है दोस्तों। यानी सरकार अपने पैसे निकालेगी और प्राइवेट कंपनियों के पैसे इन बैंकों में लगाएगी। और आप लोग जानते हैं कि जब बैंक पर प्राइवेट कंपनियों का दबदबा रहेगा तो फिर वो अपने हिसाब से चीजें करेंगे। सरकारी नौकरी के नियम भी बदल दिए जाएंगे दोस्तों। आप लोग जानते हैं कि जब किसी बैंक को प्राइवेट कंपनी चलाने लगती है तो फिर वो कैसे चलाते हैं, कैसे अधिकारियों से काम करवाए जाते हैं और लोगों को कैसे एक मजदूर की तरह ट्रीट किया जाता है। उनके जॉब के स्वाभिमान से उन्हें दूर रखने की कोशिश की जाती है और कहीं ना कहीं आरक्षण लागू कराने को लेकर भी दिक्कतें आ सकती है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या यह भारतीय जनता पार्टी सोची समझी साजिश के तहत कर रही है? क्योंकि पहले पीएसयू से सरकार बाहर होने का एक अभियान चलाती है और अब बैंकों से भी सरकार बाहर होना चाहती है, प्राइवेट कंपनियों को बैंक सौंपना चाहती है। वहीं पर कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता और तिरुवनंतपुरम के सांसद शशि थरूर इस वक्त काफी चर्चा में है। शशि थरूर से जब यह सवाल पूछा गया कि क्या आप भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे तो उन्होंने कहा कि मैं क्लासिकल लिबरलिज्म को मानने वाला व्यक्ति हूं, यानी
क्लासिकल उदारवादी चरित्र का व्यक्ति हूँ, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो सांप्रदायिकता की आग का विरोध करता है और सेकुलरिज्म का समर्थन करता है दोस्तों, और एक लिबरल आइडिया यानी राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन इन सब का समर्थन करता है। और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इन विचारों के खिलाफ है। तो शशि थरूर का यह कहना ही इस बात के संकेत दे रहा है कि शायद वो कांग्रेस पार्टी में ही रहेंगे और कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि बीजेपी क्लासिकल लिबरल नहीं है। यह बात तो डंके की चोट पर कहा जा सकता है। बीजेपी एक कंजर्वेटिव पार्टी है। साथ साथ दोस्तों प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब के स्थित 5 फार्मों पर छापेमारी करके कार्रवाई की है। इन फार्मों पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर अमेरिकी वीजा प्रक्रिया में फेरबदल करने के आरोप लगाए गए हैं। साथ साथ हिंदी भाषा विवाद के बीच में भारतीय जनता पार्टी को तब बड़ा झटका लगा जब बीजेपी की 3 लैंग्वेज पॉलिसी का विरोध करते करते नई पार्टी तमिलनाडु में जो बनी है टीवीके पार्टी थालापति विजय की, उनकी पार्टी में शामिल हो गए भारतीय जनता पार्टी की पूर्व नेत्री रचना नचियार। उन्होंने कहा है कि बीजेपी तमिल संस्कृति को खत्म करने की कोशिश कर रही है और अपनी विचारधारा हम लोगों पर थोपने की कोशिश कर रही है। डीएमके हो या फिर एआईएडीएमके, दोनों नहीं भारतीय जनता पार्टी की शिक्षा नीति की आलोचना की है। कुल मिलाकर दोस्तों तमिलनाडु के अंदर लैंग्वेज को लेकर एक बार फिर से डिस्कशन शुरू हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लैंग्वेज के मामले पर ही लगा है दोस्तों। टीवीके पार्टी थालापति विजय की पार्टी मेगा स्टार विजय की पार्टी कहीं ना कहीं अपनी ताकत दिखा रही है। साथ साथ दोस्तों पैसा और गाड़ी के लालच में भारतीय जनता पार्टी जिला पंचायत के अध्यक्षों को खरीदने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा दावा किया है। छत्तीसगढ़ के पंचायत चुनाव में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा जब ज्यादातर सीटें कांग्रेस पार्टी जीत गई और अब सरपंच सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी के समर्थन से बने हैं। तो बीजेपी इस बात को पचा नहीं पा रही है और अब अधिकतर जिला पंचायतों के अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के बने हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इनको खरीदने के लिए गाड़ी और पैसा का ऑफर कर रही है। आपको क्या लगता है दोस्तों? अपनी राय जरूर लिख कर बताएगा। क्या लालच देकर अपनी पार्टी में शामिल कराने के लिए बीजेपी छत्तीसगढ़ में उतर आई है? साथ साथ दोस्तों केजरीवाल को पंजाब से राज्यसभा भेजने की अटकलों के बीच आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा के सांसद संजीव अरोड़ा को विधानसभा उपचुनाव का कैंडिडेट बनाया है। तो इस पर बीजेपी और तमाम बड़े लोगों का यह दावा है दोस्तों कि जरूर ऐसा करेंगे अरविंद केजरीवाल। आपकी क्या राय है? लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ पश्चिम बंगाल में नौकरी घोटाले के आरोप पत्र में अभिषेक बनर्जी नाम का एक शब्द इस्तेमाल किया गया है दोस्तों। इसके बाद बंगाल की राजनीति में जबरदस्त तरीके का घमासान मच गया है। पश्चिम बंगाल में बुधवार को राजनीतिक गलियारों में हलचलें उस वक्त मच गई जब बात में यह बात सामने आ गई कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने स्कूल में नौकरी घोटाला मामले में अपनी तीसरे पूरक आरोप पत्र में अभिषेक बनर्जी नाम के एक व्यक्ति का जिक्र किया है दोस्तों। एजेंसी ने आरोप पत्र में 2017 के रिकॉर्ड की एक बातचीत की ऑडियो फाइल का हवाला देते हुए कहा है कि अभिषेक बनर्जी का नाम लेते हुए कि अवैध नियुक्तियों के लिए 15 करोड़ रुपए मांगे गए थे। एजेंसी ने आरोप पत्र में अभिषेक बनर्जी की पहचान स्पष्ट नहीं की है, लेकिन यह नाम मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे का है, जिससे कहा जा सकता है कि तृणमूल कांग्रेस के लिए हो सकता है कि मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाए दोस्तों। हालांकि टीएमसी के लोग इसे बेफिजूल की बातें बता रहे हैं। वहीं पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना के मुखपुत्र में मोदी और फडणवीस की तारीफ की गई है दोस्तों। एकनाथ शिंदे के साथ बीजेपी का 36 का आंकड़ा चल रहा है, लेकिन शिंदे समर्थन कर रहे हैं। आपको क्या समझ में आता है? क्या कोई झोल लगता है दोस्तों? क्या जानबूझकर शिवसेना यूबीटी की ओर से तारीफ की गई है ताकि शिंदे से बीजेपी की दूरी और ज्यादा बढ़ जाए? वहीं पर जावेद अख्तर को कई सारे लोग सवालों के घेरे में ले रहे थे दोस्तों। इंडिया पाकिस्तान मैच को लेकर उन पर विवादित टिप्पणी की जा रही थी और अब जो बड़ी जानकारी है उसके अनुसार जावेद अख्तर के ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर फ्रीडम फाइटर हुआ करते थे, यानी उनके परदादा के परदादा ने काला पानी की सजा स्वीकार की थी दोस्तों। फजले हक खैराबादी जो काला पानी की सजा काटते काटते 1864 में मारे गए और उन्होंने कभी भी माफीनामा नहीं लिखा था। जावेद अख्तर को लेकर ये एक बड़ा फैक्ट है दोस्तों जो सबको जानना चाहिए। लेकिन कुछ लोग अंधभक्त जावेद अख्तर पर इसलिए निशाना साधते हैं क्योंकि वो मुस्लिम समुदाय से आते हैं दोस्तों। और जावेद अख्तर के खिलाफ की जाने वाली विवादित टिप्पणी के मामले को लेकर ये बड़ी अपडेट है। अगर आप भी मानते हैं कि जावेद अख्तर जैसे लोगों का सम्मान होना चाहिए और जो अंधभक्त हैं इनके खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं होगी तो ये लोग इसी तरीके से जिसको मन करेंगे उसको देशद्रोही, उसको भारत विरोधी बताने की कोशिश करते रहेंगे, कीबोर्ड वॉरियर बने रहेंगे। साथ साथ दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के समर्थक जिनमें कई लोगों को अंधभक्त भी कहा जाता है, इनको बीजेपी अपनी राजनीति करने के लिए इस्तेमाल करती है दोस्तों। कई सारे ऐसे अंधभक्त आपको मिले होंगे जो ऐसी ऐसी बातें करते हैं जिसे सुनकर आपका सर चकरा जाएगा। एक ऐसा ही मामला सामने आया है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रेम सिंह धूमल के बेटे नरेंद्र मोदी सरकार में पूर्व मंत्री अनुराग ठाकुर पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और बॉलर शाहिद अफरीदी के साथ बैठकर इंडिया पाकिस्तान का मैच देख रहे हैं दोस्तों। दोनों आपस में कुछ बातचीत भी कर रहे हैं। साथ साथ में बैठकर इस तरीके से मैच देखने को लेकर लोगों ने सोशल मीडिया पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि भाजपा के नेता जो पाकिस्तानियों के साथ बैठकर इंडिया पाकिस्तान का मैच देखते हैं और दूसरी ओर वो बेचारे अंधभक्त हैं जो बीजेपी की हरकतों पर भारतीय जनता पार्टी को बचाने के लिए और अमित शाह अनुराग ठाकुर को बचाने के लिए सोशल मीडिया पर कीबोर्ड वॉरियर बने रहते हैं। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि इन लोगों के साथ सबसे ज्यादा मजाक चल रहा है देश में और अच्छा खासा इनका यूज हो रहा है तो अपनी राय जरूर बताइएगा। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार ने मध्य प्रदेश में कमाल कर दिया दोस्तों। एक चम्मच की कीमत बीजेपी सरकार ने मध्य प्रदेश में 810 रुपए लगाई है। आपको बता दें कि 3 करोड़ 76 लाख रुपए के 46,000 चम्मच खरीदे गए हैं दोस्तों। यानी एक चम्मच की कीमत 810 रुपए है और एक जग की कीमत 1,247 रुपए है। एक करछी की कीमत 1,348 रुपए है। यानी दोस्तों 50-60 रुपए में मिलने वाले चम्मच की कीमत 810 रुपए है। तो आप लोग इसी से समझ सकते हैं कि क्या ये भ्रष्टाचार का नंगा नाच नहीं है दोस्तों। आपको जो भी लगता है लिखकर जरूर बताएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में बीजेपी समिट करवा रही है। समिट में कितने
कितने लाख का इन्वेस्टमेंट आएगा ये तो सबको पता है कि कुछ नहीं आएगा, केवल एमओयू साइन किए जाएंगे कई लाख करोड़ के और आएगा कुछ नहीं। साथ साथ दोस्तों मध्य प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़ा हुआ ये जो मामला है इस पर आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ अब बिहार में होगी युवाओं की न्याय की बात। आपको बता दें कि बिहार में बढ़ती बेरोजगारी, पलायन, गरीबी, महंगाई के खिलाफ इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्री उदय भानुल ने बड़ा दावा किया है। अब बिहार में यूथ कांग्रेस पहुंचने वाला है, यहीं पर शक्ति का एहसास कराया जाएगा दोस्तों। और धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी बिहार में सुपर एक्टिव होती नजर आ रही है। साथ साथ बंगाल में ईद की छुट्टी पर मचा बवाल, बीजेपी के हमले के बाद केएमसी ने रद्द किया नोटिफिकेशन। पश्चिम बंगाल में ईद उल फितर की छुट्टी को लेकर विवाद हो गया दोस्तों। आपको बता दें कि राजनीति में धर्म और तुष्टिकरण की बहस को लेकर दोनों पार्टियां एक दूसरे से भिड़ गए। दरअसल दोस्तों विश्वकर्मा पूजा की छुट्टी को रद्द करके ईद की छुट्टी बढ़ाई गई थी, इस तरीके का बीजेपी के लोगों ने दावा किया। हालांकि नियम को बाद में बदल दिया गया। वही दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हर्षवर्धन सबकाल ने पुणे बलात्कार मामले में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से इस्तीफा मांगा है। आपको बता दें कि इससे पहले जब बदलापुर में एक मामला सामने आया था दोस्तों तो जोरदार बवाल हुआ था और एकनाथ शिंदे सरकार बैकफुट पर चली गई थी। लेकिन अब देवेंद्र फडणवीस वाले सरकार में इस तरीके का मामला सामने आने के बाद ऐसा लग रहा है कि सन्नाटा है और सबको मैनेज किया गया है। दोस्तों आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ श्याम मीरा सिंह ने सदगुरु को लेकर एक बड़ा दावा किया था, उनके दावे पर कोई जांच पड़ताल तो नहीं की गई दोस्तों। उल्टा अमित शाह सदगुरु के एक कार्यक्रम में नजर आए हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। इसी के साथ में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेताओं की सीक्रेट मीटिंग हुई है। ईडी के समन के बाद पार्टी के सारे नेताओं ने बैठकर आगे की रणनीति तैयार की है। साथ साथ ईडी ने मंगलवार को कथित वित्तीय धोखाधड़ी से जुड़े मामले को लेकर गुजरात के एक पत्रकार को गिरफ्तार किया है। द हिंदू समाचार पत्र में संवाददाता महेश लांगा को पीएमएलए एक्ट के तहत ये गिरफ्तार किया गया है दोस्तों। क्या ऐसी गिरफ्तारी किसी बीजेपी के नेता की होगी, बड़ा सवाल है। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा।